अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साल 2026 का आगाज़ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद, नए खदशात और गैर यकीनी सूरत हाल के साथ हुआ है। हर नया साल अपने साथ ये सवाल लेकर आता है कि क्या आने वाले दिन माजी की गलतियों का अजाला कर सकेंगे या फिर वही पुरानी कहानियाँ नए उन्वान के साथ दोहराई जाएंगी। पाकिस्तान के लिए 2026 महज कैलेंडर की तब्दीली नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी सफ़र का तसलसल है जो पिछले चंद बरसों से सियासी महाजराई और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। यही वजह है कि अब अवाम के जहन में नारों, जलसों और इल्ज़ामात से ज़्यादा एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, क्योंकि माशी दबाव, महंगाई, बेरोज़गारी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल ने आम आदमी को इस नहज पर ला खड़ा किया है जहाँ वो सियासी लड़ाई से ज़्यादा सियासी हल का ख्वाहिशमंद दिखाई देता है। नए साल की फ़ज़ा बज़ाहिर पुरसुकून तो है, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक गहरी सियासी बेचैनी मौजूद है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद, इदारों और सियासी जमात के दौरान तनाव और अदालती मामलात की पेचीदगियाँ वो अनासर हैं जो 2026 को गैर मामूली तौर पर अहम बनाते हैं। यही वो पस मंज़र है जहाँ से ये बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि क्या 2026 पाकिस्तान में सियासी कशीदगी के खात्मे का साल बन सकेगा या ये साल भी महज ताकत के मुजाहरे और सियासी अना की नज़र हो जाएगा। अगर सियासी मैदान का जायज़ा लिया जाए तो सबसे नुमाया और फैसला कुन कशमकश हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। गुज़श्ता चंद बरसों में मुल्की सियासत मफाहमत की बजाय इंतकाम और मुकालमे की बजाय महाजराई की गर्द घूमती रही है। 2026 में भी यही सवाल मौजूद है कि क्या ये साल सियासी दर्जा हरारत कम करेगा या तलखियों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है जो बज़ाहिर एक मस्बत कदम दिखाई देता है, लेकिन माजी का तजुर्बा ये बताता है कि मुज़ाकरात की कई कोशिशें बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। तहरीक इंसाफ का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा है कि असल मसला सियासी नहीं बल्कि अवामी मैंडेट और इंसाफ का है, जबकि हुकूमत का इस बात पर इसरार है कि हर मामला आइन और कानून के दायरे में रहकर ही हल हो सकता है। यही वो मुतज़ाद बयानिए मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने रहे हैं। माजी में जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की गई तो इस दौरान फ़रीक़ैन की जानिब से शराइत आड़े आईं या बयानात ने माहौल को ख़राब किया या फिर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अगर इस साल मुज़ाकरात वाकई किसी नतीजे तक पहुँचते हैं तो इसके लिए चंद बुनियादी शराइत नागुज़ीर होंगी। सबसे पहले हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सियासी अना से बालातर होकर यह तस्लीम करना होगा कि मुसलसल तसादुम का खुमियाजा मुल्क और अवाम भुगत रहे हैं। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर एक वाज़े और मुत्तहिद लाहे अमल इख्तियार करना होगा, क्योंकि इस तासुर को बहुत तक़वियत मिली है कि माजी में पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफी आवाज़ें भी मुज़ाकराती अमल को कमज़ोर करती रही हैं। साल 2026 का सबसे अहम और हसास पहलू बानी PTI की सियासी और कानूनी हैसियत से भी जुड़ा हुआ है। ये सवाल पूरे सियासी मंजरनामे पर साया बनकर मंडला रहा है कि क्या ये साल बानी PTI को जेल की सलाखों से बाहर ले आएगा या उनके गिर्द मौजूद कानूनी हिसार मजीद मजबूत हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इस वक्त उनके केसेस संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सज़ा हो चुकी है और हालिया दिनों में तोशाखाना 2 केस में भी उन्हें 17 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। और इसके अलावा उनके खिलाफ 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं और कानूनी माहिरीन के नज़दीक उन्हें इसमें भी सज़ा हो सकती है। इसके अलावा ताज़ा केस बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक है और इस केस की समाअत 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बानी PTI को अदालती महाज पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में अगर उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बरक्स अगर केसेस में मजीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं तो तहरीक इंसाफ को एक तवील सियासी जुमूद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद से ही तहरीक इंसाफ एक तरह से सियासी क़यादत से महरूम हो चुकी है। और इसी तनाजुर में कोट लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी का शिकार है। ऐसे में अगर ये क़यादत रिहा होती है तो पार्टी को तंजीमी तौर पर नई तवानाई मिल सकती है, जबकि रिहाई ना होने की सूरत में पार्टी मजीद कमज़ोर और मुंतशिर दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये भी हकीकत है कि पार्टी क़यादत की मुसलसल कैद ने तहरीक इंसाफ की फैसला साजी के अमल को शदीद मुतासर किया है, जिसका असर 2025 के जलसों और एहतजाजी तहरीकों में वाज़े तौर पर देखा गया है। साल 2025 में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत वो नताइज हासिल नहीं कर सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। जलसे हुए, कॉल्स दी गई, लेकिन अवामी सतह पर वो जोश और असर पैदा ना हो सका जो माजी में देखा जाता था, जिसकी वजह हुकूमती सख्ती, तंजीमी कमज़ोरी और मुमकिना तौर पर अवामी थकन हो सकती है, जिसने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत को महदूद करके रख दिया है। यही वजह है कि 2026 में यह सवाल अहम हो जाता है कि आया तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों का रुख करेगी या एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात और कानूनी रास्ते को तरजीह देगी। मौजूदा हालात इस बात की निशानदेही करते हैं
कि बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। वाकिफ़ान हाल के नज़दीक अवाम अब गैर यकीनी सूरत हाल से उकता चुके हैं और वो किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहे हैं जिसका अंजाम वाज़े ना हो। ऐसे में मुज़ाकरात चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सियासी हलकों के नज़दीक तहरीक इंसाफ के लिए निस्बतन ज़्यादा काबिल अमल रास्ता दिखाई देते हैं। सियासी हलकों में एक और बहस माइनस बानी PTI के फार्मूले के गिर्द भी घूम रही है। ये ख्याल वक्तन फ़वक्तन सामने आता रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ बानी PTI के बगैर आगे बढ़ सकती है। ज़मीनी हकीकत यह है कि PTI की सियासत अब भी बानी PTI की शख्सियत के गिर्द घूम रही है। ऐसे में माइनस बानी PTI का ऑप्शन वक्ती तौर पर किसी हद तक काबिल अमल तो हो सकता है, लेकिन तवील मुद्दती बुनियादों पर यह पार्टी के वोटर और बयानिए को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 2026 पाकिस्तान की सियासत के लिए एक फैसला कुन और अबूरी साल साबित हो सकता है। ये साल या तो सियासी कशीदगी में कमी और मफाहमत की बुनियाद रखेगा या फिर अदम एतमाद और महाजराई को मजीद गहरा कर देगा। अगर तदब्बर, लचक और सियासी बालग नजरी का मुजाहरा किया गया तो 2026 एक नए सियासी बाब का आगाज़ भी हो सकता है, वरना दूसरी सूरत में ये साल भी तारीख में एक और ज़ायशुदा मौके के तौर पर याद रखा जाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक तरफ जारहाना तर्ज सियासत और दूसरी जानिब पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज़ को मुतहर्रिक करने के लिए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोऑर्डिनेशन जो नेशनल असम्बली है उसमें अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी में बड़ी रुकावट दूर हो चुकी है, क्योंकि PTI ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस ले ली है, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुताल्लिक अहम ऐलान करेंगे। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली अदालत में मामला ज़ेर समाअत होने की वजह से नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी नहीं कर सकते थे। और अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को अपना अपोजिशन लीडर नामजद करने में कामयाब होती है और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को मौसर तरीके से उठा पाती है, या फिर वो मैं सारी कश्तियाँ जलाकर सड़कों पर निकल आती है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ नो रिटर्न की जानिब बढ़ सकती है। यानी साल 2026 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किन चैलेंजेस को लेके आ सकता है और वो फिर इसको कैसे काउंटर फाइट करेंगे। मलिक शफकत अब्बास अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब की बार जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ऑल्दो गुज़श्ता साल भी 2025 में भी सवाल क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या बानी PTI रिलीज हो सकेंगे। 2026 में आपने क्या रेजोल्यूशन बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी बनाया हुआ है और क्या बानी PTI को रिहा करा पाएंगे? आप समझते हैं कि 2026 बानी PTI की रिहाई का साल होगा? इंशाल्लाह बानी PTI इमरान खान साहब रिहा होंगे और डेफिनेटली होंगे। इमरान खान साहब पे कोई भी एक ऐसा सॉलिड केस नहीं है कि उनको जेल में आईनी और कानूनी तौर पर रखा जा सके। हमारी जो जद्दोजहद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए है, आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है, सिविल सुपरमेसी के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अगर मुल्क में ये बहाल हो जाते हैं तो इमरान खान साहब तो एक सेकंड भी कोई जेल में नहीं रख सकता। कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब किसी जेल में रह सकें या बाकी असीरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जेल में रह सकें। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टारगेट है, जो गोल है, वो मुल्क में आइन की बहाली है, वो सिविल सुपरमेसी है, वो जमहूरियत की बहाली है और वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी रेस्टोरेशन है। ये जब हो जाएगा तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। बानी PTI की रिलीज का साल आप देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या, जो बातें आपने की अभी, अब वो रूल ऑफ लॉ हो, सिविल सुप्रीमेसी हो और दीगर, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या रास्ता दिखाई देता है इस सब को रिस्टोर करने के लिए? एज पर यू सेड, क्या ऑप्शन लेंगे? देखिए हम पे एक इल्जाम आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती, तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और हमने जो रोड मैप दिया है, हमारा जो एजेंडा है बड़ा क्लियर है गवर्नमेंट को कि आइन जी इन चीज़ों पे बात करें, मुल्क में आइन बहाल करें, मुल्क में जो एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाए और मुल्क में जो है वो जमहूरियत जो है उसका बोलबाला हो। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और इस पे आए हमारे साथ बात करें। हमने उसमें बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एजेंडे में ये शामिल था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नैजी साहब को रिहा किया जाए, और हमने वो निकलवाया है कि किसी के ज़हन में ये बात ना जाए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई का NRO मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, छूट मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हम मांग रहे, हम वो बुनियादी बातें कर रहे हैं जो किसी भी डेमोक्रेट को करनी चाहिए। शौकत साहब, हुकूमत तो 12 जनवरी की तारीख दे रही है
कि नेशनल असम्बली का सेशन है, स्पीकर कौमी असम्बली अपने चैम्बर में मौजूद होंगे, तो आप आइए स्पीकर साहब के पास तशरीफ़ लाइए और मुज़ाकरात का आगाज़ कीजिए। चले देखते हैं हम, अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब हो और हम बिल्कुल उसको देखेंगे मुज़ाकरात को। और इन बातों पे अगर कोई मुज़ाकरात करेगा बगैर किसी शराइत के, मुझे आज राना सनाउल्लाह साहब की कुछ स्टेटमेंट भी नजर आ रही थी जी कि ये भी ना करें ये भी ना करें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे मुज़ाकरात की, हम बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात चाह रहे हैं। और अगर कोई बराबरी की सतह पर करेगा तो जरूर करेंगे और मुज़ाकरात ही होने चाहिए। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मज़ाहमत होगी, मज़ाहमत होगी और मज़ाहमत होगी। मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगे या स्ट्रीट मूवमेंट होगी? क्योंकि एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ भी सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर KPK ने किया हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहला ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देखें जी, मुज़ाकरात जो बुनियादी असूल है उन पे अगर हों तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, उस पर करें। और उसके बाद तो फिर दूसरा तो स्ट्रीट मूवमेंट है और मुज़ाहमत है, वो हम करेंगे। और उसकी हम तैयारी भी शुरू कर दी है, हमने ऐलान नहीं किया कि वो कब से बाकायदा तौर पे शुरू होगी, क्योंकि मुज़ाकरात का एक चैनल चल रहा है और हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ तक कामयाब होता है। PTI के हाँ मुज़ाकरात का मैंडेट किसके पास है शफकत साहब? महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये मैंडेट हासिल है कि वो मुज़ाकरात करें। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तहरीक मुज़ाकरात का मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि PTI फेस सेविंग ले रही है कि ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है, PTI तो नहीं कर रही? मतलब नतीजा जो भी हो फिर आप ये तहरीक कह सकें कि तहफ़्फ़ुज़ आईन PTI तो नहीं कर पाकिस्तान रही का थी ये मैंने तो। जिक्र नहीं किया। जी। मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, मैंने दो शख्सियात का जिक्र किया है। आप उसको उस स्पेक्ट्रम से निकाल के देखें उनको, उनका जो रोल बतौर उस तहरीक को लीड करना है वो नहीं, वो मुज़ाकराती वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ऑफ अपोजिशन है इन बोथ हाउसेस। बट इलामा स्टिल दे राजा आर नॉट पार्ट ऑफ नासिर PTI ना सर? No, no, no. They are not part of PTI, but they are part of our तहरीक पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ आईन पार्टी। पाकिस्तान। नो, मैंने दो लोगों का जिक्र किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में तो और भी लोग शामिल हैं, उसमें तो कई और बंदे भी हैं। मैंने दो शख्सियत का नाम लिया है कि ये दोनों बंदे जो हैं ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बोथ हाउसेज में। हमारी तरफ से तो हैं, आगे गवर्नमेंट उनको अभी तक अपना प्रोसेस फुलफिल नहीं कर नहीं रही। वो तो अब आपने तो पिटीशन वापस ले ली उमर अयूब से मुतालिक, तो हो सकता है 12 जनवरी को जो अयूब इजलास हो साहब रहा है की उसमें। पिटीशन कब की वापस हो गई है? जी। मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई थी और वो कह रहे थे कि ये क्या बात करते हैं पिटीशन की, मैं तो कब की पिटीशन वापस ले चुका हूँ। ये जब उनका इलेक्शन था मुझे उस दिन वो बता रहे थे कि ये बार बार क्यों बात आती है, मेरी पिटीशन तो वापस हो चुकी है, नथिंग इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, तो ये बात क्यों आती है? ऐसा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल भी किसी कोर्ट हो में सकता पेंडिंग। है कि जो अपकमिंग सेशन है उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नॉमिनेट हो जाए, अनाउंस हो जाए। जी इंशाल्लाह हो जाएगा, हम ठीक। उम्मीद रखते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब तो PTI की स्ट्रैटेजी इज वेरी मच क्लियर कि पैरेलल दोनों चीजें करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं और स्ट्रीट मूवमेंट भी चलानी है, यानी मज़ाहमत भी नो, करनी है। नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है हमारी, चलाएंगे तो उस दिन जिस दिन इधर से ये कोई जवाब हो जाएगा कि जी आगे मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं यानी वो कुलिया वही है ना कि मज़ाहमत होगी तो वफामत होगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये समझें कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और अपनी तैयारियां ही छोड़ दें स्ट्रीट मूवमेंट की, वो नहीं होगा। हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अपनी पूरी रखेंगे और अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर हमने वो तो करनी ही है। ठीक। और मुज़ाकरात के लिए स्पीकर साहब का चैम्बर या स्पीकर ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे आप, या फिर हुकूमत से कोई मुतालबा है क्योंकि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें? नहीं नहीं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट का हमारा मुतालबा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। ठीक। और बानी PTI उन मुज़ाकरात में जो भी नतीजा निकलता है उसको बैक करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने मैंडेट जो दिया हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब को, लेकिन शायद मुज़ाकरात से पहले एक डिमांड भी है कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, तब मुज़ाकरात शुरू होंगे। सॉरी क्या हो ये आपकी जो आवाज़? मुज़ाकरात हैं इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी इन रहनुमाओं की तो आगे तब मुज़ाकरात शुरू होंगे। यानी बानी PTI से मुलाकात होगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे, और ये मुलाकात अगर 12 जनवरी से पहले पहले हो जाए तो 12 जनवरी का जो फॉरम हुकूमत की तरफ से एक ऑफर टेबल पे मौजूद है वो आप कहते हैं कि एक्सरसाइज की जा सकती है? मैं कह रहा हूँ जी हर चीज एक्सरसाइज की जा सकती है कि उससे पहले बानी से मुलाकात जरूरी।
बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से बड़े ज़रूरी हैं। एतमाद बहाल होगा तो ही मुज़ाकरात के लिए मामलात आगे बढ़ सकते हैं और फिर देखना ये भी है कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा कौन है और किसको मुज़ाकरात की एट दिस पॉइंट इन टाइम ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंटरनेशनल एरिना में क्या निकला, बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात सरदार एयाज सादिक के एस शंकर के साथ हुई, उस पर भी कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो चुकी है कि जनूबी एशिया में कशीदगी की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। इस जंग के बाद ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान न तो किसी मफाहमत के लिए बेताब है और ना ही इसे अपनी पोजीशन साबित करने के लिए किसी अलामती इक़दाम की ज़रूरत है, क्योंकि जंग के बाद का मरहला पाकिस्तान के लिए दिफाई नहीं बल्कि सफारती बरतरी का मरहला बन चुका है, जहाँ आलमी सतह पर बयानिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ के गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को भारत से ताल्लुकात की बहाली के लिए किसी नरम गोशे या पसपाई की ज़रूरत है, तो हालिया सफारती मनाजिर ने इस सोच को यकसर मुस्तरद करके रख दिया है। जैसा कि ढाका में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तदफीन के मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस शंकर का स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक के पास खुद चलकर जाना, मुसाफा करना और खुशगवार जुमलों का तबादला करना दरअसल एक वाज़ेह पैगाम था कि भारत अब पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की पोजीशन में नहीं रहा। ये इकदाम किसी बराबरी या खैर सगाली की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक ऐसे दबाव के तहत सामने आया जो जंग के बाद भारत पर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये दिलचस्प सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत अंदरूनी सतह पर शदीद सियासी दबाव, माशी सुस्त रवी और खारजा महाज पर नाकामियों का सामना कर रही है। जाहिर है मई की जंग में भारतीय दावे, अस्करी बरतरी के बयानात और इलाकाई बालादस्ती के नारे अमली तौर पर ज़मीन बोस हो चुके थे। आलमी मीडिया और सफारती हलकों में यह सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा था कि भारत खित्ते में इस्तेहकाम की बजाय कशीदगी को क्यों हवा दे रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और मौसर हिकमत अमली का मुजाहिरा किया, जिसने उसे आलमी सतह पर अखलाकी और सफारती बरतरी दिलाई। यही वजह है कि मोदी सरकार इस शिकस्त खुर्दा सूरत हाल को छुपाने के लिए अब भी पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव का सहारा ले रही है। भारतीय मीडिया में जंगी जुनून, इश्ताल अंगेज़ ज़बान और पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिशें इसी सियासी मजबूरी का नतीजा है। लेकिन खारजा पॉलिसी सिर्फ दाखिली नारेबाजी से नहीं चलती। हकीकत यह है कि भारत को अब यह एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल महाजराई इसे आलमी सतह पर मजीद तनहा कर देगी। यही वजह है कि सख्त बयानात के साथ साथ अमली सफारतकारी में लचक के आसार भी नुमाया होने लगे। जंग के बाद पाकिस्तान को जो आलमी सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई वो भारत के लिए खासी परेशान कुन है। अमरीका और अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह और मस्बत तब्दीली इसकी बड़ी मिसाल है। वाशिंगटन में अब पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो न सिर्फ खित्ते में तवाज़ुन कायम रख सकता है बल्कि बहरान के वक्त ज़िम्मेदाराना किरदार भी अदा कर सकता है। इसके अलावा चीन के साथ साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बदस्तूर मजबूत है, जबकि अरब दुनिया में पाकिस्तान की सियासी और दिफाई अहमियत मजीद उजागर हुई है। ये तमाम अवामिल भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि खित्ते में पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा। बांग्लादेश में आने वाली सियासी तब्दीली ने भी भारत की इलाकाई हिकमत अमली को शदीद धचका पहुँचाया है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका में वो फ़ज़ा बाकी नहीं रही जो माजी में नई दिल्ली के लिए साजगार समझी जाती थी। खालिदा ज़िया की तदफीन के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली का बांग्लादेश जाना और वहाँ उन्हें जो अवामी और सियासी पजीराई मिली वो इस बदलती हुई हकीकत की अक्कास है। बांग्लादेश की सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान जैसे नारों का सुनाई देना इस बात का सबूत है कि अवामी सतह पर भी पाकिस्तान के हवाले से सोच बदल रही है और ये तब्दीली भारत के लिए एक बड़ा सफारती झटका है। खुद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने इस बात की तस्दीक की है देश में उनका इस्तकबाल गैर मामूली था और एस शंकर खुद उनके पास चलकर आए। अब ये इस्तकबाल पाकिस्तान के बदलते हुए आलमी तशख्खुस का अक्कास है। ऐसे माहौल में एस शंकर का खुद चलकर एयाज सादिक के पास आना इस बात का एतराफ़ था कि भारत अब इस खित्ते में तनहा खड़ा दिखाई दे रहा है। ये मुसाफा ताकत के तवाज़ुन की अलामत था, जहाँ एक फ़रीक पुरएतमाद और मजबूत नज़र आ रहा था जबकि दूसरा फ़रीक सफारती तन्हाई से बचने की कोशिश कर रहा था। अब ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि क्या भारत सफारती सतह पर अपनी तन्हाई कम करने के लिए ऐसे इशारे दे रहा है। शवाहिद यही बताते हैं कि भारत को अब इस बात का इदराक हो चुका है कि मुसलसल महाजराई उसे मज़ीद नुकसान पहुँचाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के बावजूद भारत गैर रस्मी सतह पर यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर सफारती दरवाजे बंद नहीं करना चाहता। ये रवैया कमज़ोरी की अलामत है, ना कि किसी बराबरी या मफाहमत की ख्वाहिश का इजहार है। बहरहाल ढाका में होने वाली ये मुलाकात इस हकीकत की निशानदही करती है कि जंग के बाद का मरहला पाकिस्तान के लिए दिफाई नहीं बल्कि सफारती बरतरी का मरहला है। ये भारत ही है जो बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान साहब, बहुत बहुत वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो ज़ाहिर है डिप्लोमेसी के अंदर सफारती ज़बान के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एस शंकर का खुद चल के
स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार एयाज सादिक साहब के पास आना और फिर जो तस्वीर हमने देखी हैं, जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये क्या बता रही है, ये क्या सिंबलाइज कर रही है? देखें, ये वही एस जे शंकर हैं जो कि 2023 के अंदर बिलावल भुट्टो शंघाई कॉन्फ्रेंस में जब गए थे चीन, तो वहां पे बिलावल भुट्टो जब उनके पास आए, उस वक्त वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो, तो एस जे शंकर जो है वो उनसे हाथ भी नहीं मिलाते हैं और नमस्ते करके खड़े हो जाते हैं और उनको आगे जाने का इशारा करते हैं। ये वही इंडिया और एस जे शंकर और वो थिंकिंग है कि जिसकी वजह से जो क्रिकेट टीम है एशिया कप के बाद हम सब ने देखा कि जो इंडियन एशियन टीम को ये कह दिया गया था, इंडियन टीम को, कि आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ देखना भी नहीं है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में अंदर आप देखते हैं कि उन्होंने हैंड शेक भी नहीं किया था। ये वो इंडिया है जिसने हमेशा पाकिस्तान को एक टेररिज्म की इंडस्ट्री के तौर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट करता रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं गुज़िश्ता रोज जो कि वहां पे आखिरी रसूमात जारी थी खालदा रियासत साहबा की, तो वहां पे वो खुद चल के जब आते हैं हमारे जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं उनके पास, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो ऑप्टिक्स होते हैं और बॉडी लैंग्वेज जो होती है उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ये ऑप्टिक्स ये आप बता रहे हैं कि वो इंडिया के जिसने अपनी आवाम को ये रियलाइज करवाया था कि हम पूरी दुनिया की ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, अभी बने नहीं। मोदी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी काउंसिल का एक मुस्तकिल जो छठा रुकन है वो बनेंगे और वीटो पावर हम हासिल करने जा रहे हैं। तो एक ख्वाहिश करने में और बनने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन इंडिया ने ये किया कि वो ख्वाहिश करते ही उसने ये समझ लिया कि शायद वो ग्लोबल पावर छठी बन चुका है, लिहाजा उसने इस रीजन के जो थे हमारे ममालिक उनको उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो एक रीजनल हेजमॉन है। फिर आप देखते हो कि नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, इस पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं उनके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अवामी सतह पर इसका रिएक्शन आता है, और रिएक्शन के नतीजे में तमाम खित्ते के ममालिक के अंदर एंटी इंडियन जो सेंटीमेंट्स हैं वो हमें नजर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये हाथ मिलाना ही अहम नहीं है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके साथ, बल्कि ये बहुत अहम है कि इस बांग्लादेश के अंदर वो चले गए हैं। ये वो वाला बांग्लादेश नहीं है जो 2025 से पहले का बांग्लादेश था। वो बांग्लादेश के 1971 की जो सकूत ढाका के बाद अवामी लीग की डोमिनेशन के अंडर रहा और इंडिया ने उसको एक क्लाइंट स्टेट बनाया हुआ था। ये एक बदला हुआ बांग्लादेश है जहां पे इस वक्त जो एंटी जो पाकिस्तान नैरेटिव्स के लोग थे वो यहां से भाग चुके हैं। हसीना वाजुद जो है वो इस वक्त इंडिया में है और इस वक्त पूरे बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स हमें नजर आते हैं, इमोशनल है लोग, और वहां पे वो जो तुलबा हैं उनको मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इस सारे सिनारियों के अंदर ये भी बड़ा हौसला है जयशंकर का कि वो यहाँ पे आ गए हैं और आकर फिर उन्होंने जिस तरीके से हाथ मिलाया है, ये आपने जो बातें इंट्रो में की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि इंडिया इस वक्त ना सिर्फ आलमी सतह पर एक दबाव का शिकार है। फेब 2024 के बाद जब मोदी साहब अमेरिका गए थे तो पूरी दुनिया के मीडिया के सामने बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जग हंसाई की थी और इनको कहा था कि आप ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोदी साहब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप से अपना मुंह छुपाते फिरते हैं और फिर दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, मशरक वुस्ता के अंदर, शर्म शेख के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, आसियान के अंदर, हर जगह पे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के अंदर इंडिया आपको कहीं नजर नहीं आता, मोदी आपको कहीं नजर नहीं आता है। तो वो एक डिप्लोमेटिक घूंघट निकाल के बैठा हुआ था और इस सारे सिनारियों के अंदर हम देखते हैं कि 2025 वो साल है रेहान जिसने पाकिस्तान का वो जो वकार था, जो तकरीम और हुर्मत थी पाकिस्तान की, उसको बहाल किया है। जितनी कामयाबियां एक साल के अंदर सफारती सतह पे पाकिस्तान ने हासिल की हैं, गुज़िश्ता 10, 15, 12 सालों के अंदर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद से लेकर अभी आप रिसेंट 2024 तक आप देखते हैं कि इंडिया हो, अमेरिका हो या दीगर जो बड़ी ताकतें थी दुनिया की, उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ था। लेकिन जो एक बहुत बड़ा वाकया 2025 के अंदर रूनुमा हुआ वो था पहलगाम का वाकया, और उसके बाद इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना और पाकिस्तान का मेक के अंदर उसको नाको चने चबवाना, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर शिकस्त फाश दे देना इंडिया को। डॉक्टर साहब, यानी 2025 ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर नक्शा भारत के लिए तब्दील करके रख दिया, क्योंकि साले 9 है, 2026 है और हम बदला बदला भारत का जो रवैया देख रहे हैं, ऑल्दो वो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। हम जुज़ वक्ती तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में लगे रहा है कि डिप्लोमेटिक मैदान के अंदर इंडिया स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है
अब 2026 में हम क्या चेंजेस देखेंगे, इससे क्या, इन ऑप्टिक्स से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, वो क्या चेंजेस हैं जो भारत की सिफारती रवैये के अंदर आती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो हमने पहले भी बहुत सारे शोज के अंदर हमने बात की है कि बहुत मौके जो है ना वो रोशन है इस वक्त, चाहे वो मशरक वस्ता का इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका हो, जितने भी अफगानिस्तान को लेके, सेंट्रल एशिया को लेके जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इस वक्त तमाम दुनिया की बड़ी ताकतें और दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं इस वक्त ग्रेट गेम के उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की और उन इंटरेस्ट के साथ साथ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने की जो सलाहियत है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। और 2026 का जो साल है, मैं ये तवक्को करता हूं कि ये जो हमने टेक ऑफ किया है, ये जो इस वक्त हमने डिप्लोमेटिक लेवल पे टेक ऑफ किया है और पूरी दुनिया के अंदर तमाम बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उसके अंदर वी आर द मोस्ट रेलिवेंट स्टेट राइट नो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेयर्स, ये कंटिन्यू रहेंगे और इसी स्पीड के साथ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर जो मशरक़ वस्ता की जो करंट सूरत हाल है उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जहां पे पाकिस्तान को बैलेंस को मेंटेन करना होगा, जहां पे अमेरिका और चीन के दरमियान तवाज़ुन को कायम रखना होगा, सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान यमन के अंदर तवाज़ुन को कायम रखना होगा, और फिर सोमालिया के अंदर, सूडान के अंदर और लीबिया के अंदर इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जो एट अ टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के उनके साथ हमेशा से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बरादराना ताल्लुकात, अब उनके दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हमें मशरक़ वस्ता में नजर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जितना स्मार्टली और जितना दूर अंदेशी के साथ करंट जो हमारे पास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक नेक्सस के साथ आगे बढ़ रही है और आलमी सतह पे जितने भी वाक़यात हो रहे हैं वो पाकिस्तान को एक ऐसा मौका फराहम कर रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान अपने वकार को बहाल करता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप दो ग्लोबल पावर्स के माबैन बैलेंस क्रिएट करने की आप बात करें तो इंटरेस्टिंगली अब जहां यूएस प्रेसिडेंट जो है वो बार बार इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि पाक भारत जंग में उन्होंने सालिस का किरदार अदा किया, अब चीन की तरफ से भी आवाज उठी है, वो कहते हैं हमने भी इसमें मीडिएशन की है। अब हाउ डू यू सी दैट, दोनों ग्लोबल पावर्स इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, चीन की तरफ से अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कहा जाना कि वो भी मीडिएट कर रहे हैं, तो भारत से बहुत शोर उठ रहा है इस मामले के ऊपर। देखें, ये जो वाकया है ना, चीन की तरफ से ये दावा किया जाना, पहले अमेरिका की तरफ से तो जो दावा जितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिपीट किया है, इंडियन मीडिया तो बेचारा आग बगोला हो जाता है और इंडियन जो पॉलिटिकल वहां पे सेटअप है वो तो आग बगोला हो जाता है कि जितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनके जो इंतहाई मुस्तनद जरीदे हैं उन्होंने भी ऐसे जो है आर्टिकल लिखे, और फिर चीन की तरफ से ये कहा जाना, ये सिर्फ चीन ही सालसी के अंदर शामिल नहीं था रेहान, रूस के ने भी सालसी के अंदर अपना एक किरदार अदा किया था। और उस वक्त जो ग्रेट गेम के बड़े 3 प्लेयर हैं, अमेरिका, रूस और चीन, तीनों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए अपनी एफर्ट्स की थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक खासियत ये है कि वो जैसे ही कोई काम होता है या भी अभी जाते हैं किसी मुल्क के अंदर तो फौरन से वो सोशल ट्रूथ के ऊपर आके एक बहुत तवील ट्वीट कर देते हैं और उसका क्रेडिट जो है वो ले लेते हैं और कहते हैं कि हम जो पीस नोबेल प्राइज है उसके लिए वो अपने आप को एलिजिबल जो है वो समझ लेते हैं। लेकिन चीन की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है टुवर्ड्स द वर्ल्ड अफेयर्स वो बड़ी डिफरेंट है। चीन बहुत देखता है मामलात को, अपने मफादात को देखता है, रीजनल मफादात को देखता है, अपने वो रियासतें जिनके साथ वो कोऑपरेशन कर रहा है उनके भी मफादात को देखता है, उन मफादात को देखते हुए वो कोई ऐलान करता है। और जब अमेरिका ने ये कहा था कि हमने सालसी का किरदार अदा किया और अमेरिकी मीडिया और वहाँ की जो कांग्रेस जो है उन्होंने कहा कि ये तो डायरेक्टली इंटरवेंशन है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स है इंडिया के उसके अंदर इंटरवेंशन हो रही है, तो कहां पे आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और चीन की तरफ से भी इसी तरह का जो दावा किया जाना है इस बात पर दलालत करता है कि इंडिया के लिए एम्बैरेसमेंट जो है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर सर। डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने में किरदार अदा किया था। मोदी हुकूमत को इस दावे पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत का रियासती मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि वो पाकिस्तान या मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक किसी भी मामले में किसी तीसरे मुल्क की सालिसी को कबूल नहीं करता। भारत मुसलसल ये बयानियाँ दोहराता आया है कि पाकिस्तान के साथ तमाम तनाज़ात सिर्फ दो तरफ़ा बातचीत के जरिए हल होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब यही दावा चीन ने भी कर दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी कम कराने में चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। ये बयान महज एक सफारती जुमला नहीं, बल्कि भारत के दरीना बयानिए के लिए एक संजीदा चैलेंज बनकर सामने आया है। असल पहलू ये है कि अगर चीन वाकई इस अमल में शामिल था तो फिर मोदी हुकूमत ने भारतीय अवाम और पार्लियामान को इस हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया, और अगर चीन का दावा गलत है तो फिर भारतीय हुकूमत अब तक इसकी खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर पाई। यही वो सवालात हैं जिन्होंने इस मामले को भारत में एक सियासी तनाज़े में बदल दिया है। भारतीय ऑपोजिशन खुसूसन कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को हुकूमत पर दबाव डालने के लिए भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से बराह रास्त वजाहत तलब की है कि आया चीन ने वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में कोई किरदार अदा किया या नहीं, जबकि इसी मामले पर भारतीय रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद बनाया। उनका अपनी ट्वीट में कहना है कि चीन वो मुल्क है जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हथियार फराम करता है, अस्करी और सफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत करता है। ऐसे में चीन का खुद को सालिस के तौर पर पेश करना भारत के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक हुकूमत को फ़ौरन और वाज़े तौर पर सरकारी सतह पर चीन के इस दावे की तरदीद करनी चाहिए, वरना खामोशी का मतलब चीन के इस दावे को तस्लीम करना समझा जाएगा। अब यही वो नुक्ता है जो मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन चुका है। अगर हुकूमत चीन रुस मानती है तो भारत का वो देरीना मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाता है जिसके तहत किसी तीसरे फरीक की सालिसी को मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाता रहा। इस सूरत में सवाल उठेगा कि क्या मोदी हुकूमत ने अपने आवाम से हकीकत छुपाई और क्या भारत की खारजा पॉलिसी अपने बुनियादी उसूलों से पीछे हट चुकी है। दूसरी जानिब अगर वह गलत है तो फिर सफारती सतह पर फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल क्यों सामने नहीं आया। भारत जैसा मुल्क जो आलमी सतह पर अपनी सफारती ताकत का दावा करता है, अगर एक बड़े मुल्क के बयान पर खामोश रहे तो ये भी कमज़ोरी समझी जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने आज बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया, और इस मौके पर एक तारीख और तारीखी रवायत उस वक्त कायम हुई है जब उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ उठाया है। ये लम्हा न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि अमरीका की सियासी तारीख में एक मुनफरिद संग मील की हैसियत रखता है। अब ज़ोहरान ममदानी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में कई अरकान कांग्रेस, शहरी नुमाइंदे और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली आम शख्सियात शरीक हुई, जो इस बात की दलील है कि ज़ोहरान ममदानी की सियासी शख्सियत महज एक मेयर तक महदूद नहीं बल्कि वो एक वसी तर सियासी बयानिए की अलामत बन चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।